नमस्कार सर, मैं आज हॉर्टिकल्चर का एक प्रेजेंटेशन देना था। मेरा नाम शैलेंद्र कुशवाहा है और मेरा रोल नंबर है BAGN 1AG 19193। और मैं आज प्रेजेंटिंग के तौर पे टमाटो की नर्सरी प्रिपेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं कैमरा को यहाँ लाना चाहूँगा। ये देखिए, मतलब पहले एक फील्ड था जिसमें कि मैंने सिर्फ अभी नर्सरी तैयार नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ शुरुआत की है। तो उसमें आप सब देख रहे हैं कि पहले एक यूनिक फील्ड था। उसमें जब नर्सरी तैयार करते हैं तो उसमें सबसे पहले डिफरेंट टाइप की क्रॉप होती है। डिफरेंट टाइप की क्रॉप के लिए डिफरेंट टाइप की नर्सरी तैयार की जाती है, जिसमें से मैं टमाटो की नर्सरी तैयार कर रहा हूँ। जब एक कोई भी सॉइल होती है या फिर कोई फील्ड होता है तो सबसे पहले उसमें जब नर्सरी प्रिपेयर करते हैं तो पहले नर्सरी के लिए जितना भी डिस्टेंस पर एकड़ के लिए ज़रूरत होता है या फिर तुम्हारा पर हेक्टेयर के हिसाब से अकॉर्डिंग टू जितने में वो कॉमर्शियल उत्पादन लेना चाहता है उस हिसाब से नर्सरी को तैयार किया जाता है। जैसे कि मैं अभी आधे हेक्टेयर के लिए मतलब लगभग 1.5 एकड़ से थोड़ा ज़्यादा के लिए नर्सरी तैयार कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से 1 हेक्टेयर के लिए अपन को 10 × 2 फीट की जगह की रिक्वायरमेंट होती है। उस हिसाब से मैं आधे हेक्टेयर से थोड़ा सा ज़्यादा की तैयार कर रहा हूँ, इसीलिए मैं उसकी आधा डिस्टेंस ही रखूँगा अपने नर्सरी का। जो 4 दिन का मैंने अभी गैप दिया था वो सिर्फ इसीलिए दिया था क्योंकि सनलाइट अच्छे से इसमें पड़ सके। सूरज की जो अभी गर्मी है उससे क्या होता है कि जो भी इसमें सॉइल बॉर्न डिसीज होती है अपने नर्सरी बेड में तो वो अवॉइड हो जाती है। और नर्सरी में किसी भी प्रकार की जो सॉइल बॉर्न डिसीज होती हैं वो आपकी खत्म हो जाती हैं। अब इसकी कुछ बेसिक नॉलेज मैं देना चाहता हूँ। यहाँ पे दिखाइए, जो सॉइल सरफेस से जो इसका डिस्टेंस रहता है वो 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है। और जो आपका जो सीड बेड 1 हेक्टेयर के लिए अपन को 3 × 0.6 मीटर की आवश्यकता होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 250 से लेके और 300 ग्राम सीड की रिक्वायरमेंट होती है टमाटो की नर्सरी तैयार करने के लिए। उसके बाद इसमें कुछ जो सीड बॉर्न डिसीज वगैरह होते हैं या फिर फंगल डिसीज वगैरह होती हैं, उसके लिए हम जब भी कोरियल स्प्रे करते हैं अपने इसमें, जब भी लाइट इरिगेशन देते हैं, उसके साथ हम लोग बेविस्टिन का 10 से 15 ग्राम पर 10 लीटर के हिसाब से पूरे इसमें इरिगेशन दे देते हैं, जिससे कि वो कंट्रोल हो जाता है जो भी फंगल डिसीज वगैरह होती है। और इसके लिए हम सीड ट्रीटमेंट भी अपनाते हैं। सीड ट्रीटमेंट किस लिए अपनाते हैं? जिससे सीड ट्रीटमेंट हम सीड को थायरम से करते हैं, जिससे कि फंगल डिसीज से अपने प्लांट को बचाया जा सके। और बेविस्टिन का यूज क्यों करते हैं? जिससे कि जो डंपिंग ऑफ जो डिसीज है वो हमारी नर्सरी में ना लग पाए, क्योंकि डंपिंग ऑफ जो डिसीज होती है वो नर्सरी में सबसे घातक बीमारी होती है जो हमारे प्लांटों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अब मैं नर्सरी के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना चाहूँगा। नर्सरी के जो एडवांटेज होते हैं वो क्या होता है कि एक तो हम प्रॉपरली उसको मैनेज कर पाते हैं। दूसरी बात, यदि कोई डिसीज किसी भी प्लांट में लग रही है तो हम उसे ईजिली ही अपने नर्सरी बेड से अलग करके कहीं भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और यदि इसके घाटे की बात की जाए तो यदि कोई भी डिसीज एक प्लांट में लगी तो हमारी जो ऑल ओवर, यदि हम प्रॉपर टाइम पे ध्यान ना दे पाए तो हमारी जो ऑल ओवर जो क्रॉप है, जो भी हमारे नर्सरी में जो भी हमने नर्सरी की है जिस भी क्रॉप की,
वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है। और सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है इसमें कि हम पूरे ही नर्सरी को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और एक अच्छे हेल्थी प्लांट बना सकते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए। कैमरामैन यहाँ लाइए, देखिए ये FYM है जो कि हम सोइंग से पहले इसमें मिलाते हैं, जिससे हमारे प्लांट जो हैं जो प्रॉपरली अच्छे ग्रोथ हो सके और अच्छे से सर्वाइव कर सके और प्रॉपरली उन्हें न्यूट्रिशन मिले। इसीलिए हम FYM को इसमें मिलाएंगे अपनी नर्सरी बेड में। इस तरीके से हम पूरे फील्ड में, मतलब ऐसे ऐसे करके पूरे फील्ड में मिला लेंगे। और इसमें जो अपन सोइंग करते हैं, सीड सोइंग करते हैं, सीड हमेशा 2 से 3 सेंटीमीटर डीप में लगाते हैं, जिससे कि पहला उसका फायदा ये होता है कि उसको कोई भी बर्ड्स वगैरह ना खा सके। दूसरा, उसे प्रॉपरली मतलब नमी वगैरह मिले। और उसके बाद हम इसमें ना स्ट्रो मल्चिंग करते हैं। स्ट्रो मल्चिंग सिर्फ इसलिए करते हैं स्ट्रो मल्चिंग, जिससे कि जो हमारा मतलब जो भी हम सोइंग कर रहे हैं इसमें टमाटर की सीड प्रॉपरली मतलब जर्मिनेट हो सके और उसमें जो भी सनलाइट है वो डायरेक्ट एवॉइड से बचे और उसमें नमी वगैरह अच्छे से मेंटेन बनी रहे। और उसके बाद इसका एक और भी फायदा होता है स्ट्रो मल्चिंग का, कि यदि डायरेक्ट एवॉइड से वो बचता है तो यदि हाई टेम्परेचर वगैरह का भी हो जाता है तो उससे हमारी जो जर्मिनेशन है उसमें ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो प्रॉपरली जर्मिनेट कर जाते हैं। लेकिन जब भी हमारे वो जर्मिनेट हो जाते हैं तब हम फिर उसे स्ट्रो मल्चिंग को हटा देते हैं। इसमें पूरी तरीके से खाद ऐसे ऐसे डालने के बाद उसके बाद उसमें वेल मिक्स किया जाता है। वैरायटी धामनी 131 है जो कि मैं सोइंग करने जा रहा हूँ अपनी नर्सरी में, क्योंकि इस समय मेरे पे हाइब्रिड वैरायटी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं इसी को ही अपने नर्सरी के लिए सोइंग करूँगा। अब उसके बाद मैं कुछ इसकी बेसिक जानकारी बता देता हूँ कि जो हमारा मतलब इंडिकेट करता है, हमारा जो मतलब जो भी पैकेट्स होता है सीड का वो क्या इंडिकेट करता है। इसमें पूरा ही लिखा हुआ रहता है कि फिजिकल प्योरिटी इसकी कितनी है, 98%। और जो इसका जर्मिनेशन है, मिनिमम जर्मिनेशन इसका है 70%। और जेनेटिकल जो प्योरिटी है वो मिनिमम 6%, वो 98% है। और मॉइस्चर मैक्सिमम इसको 6% रिक्वायर होती है इसके जर्मिनेशन के टाइम पे। अच्छा, और उसके बाद और मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ इसकी, जो है ये तुम्हारे दोनों सीजन के मतलब खरीफ, रबी और समर तीनों सीजन में लगाई जा सकती है। और ये जो वैरायटी है ये तुम्हारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़ और विभिन्न राज्यों के लिए मतलब अच्छा प्रोडक्शन देती है या फिर वहाँ के लिए सूटेबल वैरायटी है। और इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, जो ये पैकेट्स है ये ऑलरेडी ही थायरम से ट्रीट होके आता है। इसलिए हम लोगों को मतलब अपने मतलब जो भी छोटे बच्चे मतलब घर में उनसे दूर रखना चाहिए। और इसको ना खाने में भी यूज नहीं करना चाहिए और ऑयल पर्पज से भी इसको यूज नहीं करना चाहिए। ये देखिए टमाटो के सीड हैं जो कि थायरम से ऑलरेडी ट्रीट हैं। ठीक है, अब मैं इसको अपनी नर्सरी में सोइंग करूँगा। इसको सोइंग करने के लिए 2 से 3 सेंटीमीटर डीप में इसको सोइंग किया जाता है। इसी तरीके से मैं पूरे नर्सरी बेड में सोइंग करूँगा और इसमें 2 से 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा जाता है एक सीड में। सीड टू सीड जो डिस्टेंस होता है इसका 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। इसीलिए मैं इसको पूरे में सोइंग कर दूंगा इसी तरीके से। ज़्यादा गहरे मत पवा।
अब ये पूरा सोइंग हो गया है। अब मैं इसमें लाइट इरिगेशन दूंगा क्योंकि मेरे पे वाटर कैन नहीं है। इसी प्रकार से मैंने इसको नोजल टाइप का बना लिया है जिससे इसमें लाइट इरिगेशन हो सके बोतल की हेल्प से, क्योंकि मेरे पे अभी वाटर कैन अवेलेबल नहीं है। इसीलिए इससे भी बड़े ही इजी तरीके से मैं वाटर कैन जैसे ही वाटर स्प्रे कर पा रहा हूँ इसमें और लाइट इरिगेशन दे पा रहा हूँ। जो टेक्निक्स है, जो जुगाड़ू टेक्निक्स है, इस तरीके से मैं पूरे नर्सरी में लाइट इरिगेशन दे दूंगा। उसके बाद इसमें स्ट्रो मल्चिंग करूंगा। फाइनली मेरी नर्सरी प्रिपेयर हो गई है, मतलब लाइट इरिगेशन पूरे तरीके से कर दिया गया है। अब बाद में इसकी स्ट्रो मल्चिंग की जाती है, इसीलिए मैं इसकी स्ट्रो मल्चिंग करूंगा। फाइनली मेरी जो नर्सरी बेड्स है वो तैयार हो जाएगी और इसको जब 10 से 15 सेंटीमीटर का प्लांट हो जाता है तब हम 30 से 35 दिन के बाद जब नर्सरी में मतलब जो भी सोइंग करते हैं सीड, उसके बाद इसकी 30 से 35 दिन में इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर दी जाती है मेन फील्ड में। अब जो स्ट्रो मल्चिंग है मतलब राइस स्ट्रो है जिसको मैं यहाँ पे मल्चिंग कर दूंगा पूरे नर्सरी बेड में, जिससे कि डायरेक्टली जो सनलाइट होती है जर्मिनेशन तक वो अवॉइड कर सके। और जब पूर्ण रूप मतलब जब इसमें जर्मिनेशन होने लगेंगे, जर्मिनेशन दिखने लगेंगे, तब जाके जर्मिनेशन होने के बाद इस स्ट्रो मल्चिंग को रिमूव कर दिया जाता है। इस तरीके से मैं पूरी नर्सरी बेड में इसकी स्ट्रोइंग कर दूंगा और फाइनली मेरी नर्सरी बेड तैयार हो जाएगी।